हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम MCQ 40 क्वेश्चन अर्थात कटिंग टूल्स का पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कुल 40 क्वेश्चन होगा। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैंने कोशिश किया है कि मैक्सिमम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी को सम्मिलित करने की एक कोशिश था मेरा, और मैंने ऐसा किया है। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे चैनल में हमेशा जुड़े रहिए, और यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है 143 से लेकर 183 तक होगा। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन देखिए, हैंड रिमर द्वारा की गई रिमिंग मशीन द्वारा की गई रिमिंग से होता है। तो आपको यहाँ बताना है कि हैंड रिमर में अधिक एक्यूरेसी होता है या मशीन रिमर में होता है। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि निश्चित तौर पे हैंड रिमर से किया हुआ रिमिंग में एक्यूरेसी अधिक होती है। दोस्तों, मशीन में वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण जो होल बनता है उसमें कभी कभी एरर आ जाता है या थोड़ा सा अधिक ओवर साइज का होल हो सकता है। इसलिए हैंड हैमर से अधिक शुद्ध साइज का होल बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 144 नंबर। एक्सपेंशन रिमर का साइज बढ़ता है। तो दोस्तों, आपको ये बताना है, एक्सपेंशन रिमर आपको पता होगा कि उसमें उसके जो नीचे एक नट होता है, उस नट को आप जैसे ही टाइट करेंगे तो एक्सपेंशन होता है, रिमर का साइज थोड़ा सा बढ़ता है। तो आपको बताना होता है कि आपको दोस्तों 144 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक्सपेंशन रिमर का साइज बढ़ता है। आपने सुना होगा कि एक्सपेंशन मतलब जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि उस रिमर को थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है, अर्थात जब उसके नीचे के नट को टाइट किया जाता है तब उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ता है। तो आपको बताना है कितना बढ़ता है, 0.005 इंच बढ़ता है या 0.5 इंच बढ़ता है या 0.01 इंच बढ़ता है या 0.05 इंच बढ़ता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा 0.05 इंच ये एक्सपेंशन होता है। अर्थात आपको यदि किसी होल में थोड़ा बड़ा ओवर साइज का रिमिंग करनी हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और एक ही रिमर के द्वारा आप अलग अलग साइज के होल में भी रिमिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, रिमिंग के लिए अलाउंस रखा जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर में पढ़ा होगा कि अलाउंस क्या होता है, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जानबूझकर दी जाने वाले छूट को अलाउंस कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे रिमिंग अलाउंस जो होता है वो ऐसा जानबूझ के छूट वाला अलाउंस नहीं है। यहाँ पे आपको रिमिंग के द्वारा अधिकतम कितना मटेरियल हटाना चाहिए वो अलाउंस होता है। जैसे आपको यदि कोई बोलता है कि फाइल का अलाउंस कितना होता है, तो आपको फाइल के हिसाब से अलाउंस बताना है, मतलब आपको कितने mm तक के मटेरियल हटाने के लिए यूज करना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको रिमिंग के अलाउंस बताना है। तो इसका जो ऑप्शन सही आंसर होगा दोस्तों, आपको बताना है कौन सा है। देखिए, 0.01 से 0.02 नहीं, 0.05 से 0.025 मिलीमीटर। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इतने मात्रा में धातु हटाने के लिए रिमिंग करें, ना कि ये जो दिख रहा है आपको दूसरा साइज, ये कुछ ज़्यादा हो जाता है, इतना नहीं हटाया जाता। जैसे देखिए 0.5 नहीं हटाना चाहिए रिमर से। ठीक है, तो इतना हटाने के लिए आप रिमर का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 146 को देखिए दोस्तों, रिमिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त स्पीड ड्रिलिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त स्पीड की अपेक्षा रखी जाती है। तो यहाँ आपको हमेशा रिमर की जो स्पीड है बहुत कम होना चाहिए। आमतौर पे आप 1/3 रख सकते हैं या उससे भी कम रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, कम। किससे, ड्रिलिंग ऑपरेशन से, क्योंकि ड्रिलिंग ऑपरेशन ज़्यादा RPM में किया जाता है, जबकि रिमिंग है या टैपिंग है ये 1/3 में करते हैं। किसके तुलना में, ड्रिलिंग के तुलना में 1/3 होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 147। मशीन रिमर में कौन सा फ्लूट होता है। तो दोस्तों, फ्लूट्स क्या होता है, तो जैसे कि आप जानते होंगे कि जो उसके जो बॉडी पर इस प्रकार से फ्लूट्स कटे होते हैं, ताकि जो फ्लूट्स के कारण ही उसमें उसके ब्लेड या उसमें जो धार बनते हैं वो फ्लूट्स के कारण बनता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि रिमर में जो फ्लूट्स होते हैं दोस्तों, वो इस प्रकार से कुछ स्पायरल टाइप के होते हैं। तो एक होता है राइट हैंड स्पायरल और एक होता है लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो हेलिकल मतलब होता है कि अक्ष के साथ ये एक्सिस लाइन है, इसके
लास्ट वाला सेशन में मैंने आपको बताया था कि उसके साथ और ये जो एंगल होता है इसको हेलिकल बोलते हैं। तो हेलिकल जो होता है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि राइट हैंड हेलिकल है या लेफ्ट हैंड हेलिकल है। तो मशीन में क्या होता है कि यदि आप राइट हैंड हेलिकल बना देंगे दोस्तों तो बहुत तेज़ी से मटेरियल को हटाएगा या वाइब्रेशन के कारण टूट सकता है। इसलिए मशीन रिमर जो होता है वो हमेशा आपको लेफ्ट हैंड हेलिकल बनाना है, जैसे कि मैंने इस चित्र में बनाया है। और यदि आपको हैंड रीमर यूज करना है तब आपको राइट हैंड हेलिकल फ्लूट्स वाला रीमर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ गए होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 148 नंबर क्वेश्चन, मशीन रीमर की तुलना में हैंड रीमर में अंतर होता है। तो यहाँ आपको बताना है कि क्या अंतर होता है। तो ऑप्शन को देखिए, इसमें है कटिंग एजों के बीच असमान अंतर, मतलब उसकी जो कटिंग एज है क्या उसमें दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है क्या, ये बताया गया है। अगला है ज़्यादा कटिंग एज, तो आपको ये बताना कि क्या मशीन रिमर की तुलना में हैंड रिमर में ज़्यादा कटिंग एज होता है। तो दोस्तों ज़्यादा तो नहीं होगा, कम होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है कम कटिंग एज। ठीक है, और कटिंग एज की लंबाई ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो रीमर होते हैं, मशीन वाले रीमर और हैंड रीमर की बात करें तो ये जो रीमर है उसकी जो कटिंग एज है, कटिंग एज कैसे बनेगा, यदि स्पायरल जितने फ्लूट्स होंगे उसके हिसाब से कटिंग एज भी बनते हैं। हर एक फ्लूट्स के ऊपर एक कटिंग एज भी बनता है या हील बनता है। तो हैंड रीमर में कम होते हैं और मशीन रीमर में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हैंड रीमर में राइट हैंड हेलिकल होता है और मशीन रीमर में लेफ्ट हैंड। तो मशीन रीमर में निश्चित तौर पर ज़्यादा हेलिकल फ्लूट्स या कटिंग एज होते हैं। तो आप किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149 रीमिंग करते समय उपयोग किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि क्या रीमिंग करते समय क्या क्या यूज कर सकते हैं आप। कूलेंट यूज कर सकते हैं, पानी यूज कर सकते हैं, सोलुबल ऑयल यूज कर सकते हैं या सूखा यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही जवाब जो है कूलेंट होगा। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कूलेंट क्यों लिखा, सोलुबल ऑयल क्यों नहीं लिखा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे किसी एक पर्सनल मेटल का उल्लेख नहीं किया है। मैंने ये नहीं बोला कि एमएस में रीमिंग करनी है, हो सकता है कि आपको अलॉय में भी करना हो, या आप हो सकता है EN24 मटेरियल में करना हो, या आपको हो सकता है पीतल में करना हो। इसीलिए कूलेंट लिखा है, क्योंकि कूलेंट के काम जो है वो जॉब के मटेरियल के आधार पर सिलेक्शन करना होता है, इसलिए कूलेंट इसका सही जवाब होगा। यदि यहाँ पार्टिकुलर एमएस या माइल्ड स्टील बोल दिया होता या मीडियम कार्बन स्टील बोल दिया होता तो आप यहाँ सोलुबल ऑयल लगा सकते, तो आप इसमें कूलेंट के साथ जाएंगे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। टैप को बनाया जाता है। ठीक है, तो टैप किससे बनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि टैप जो है वो एक कटिंग टूल्स है, इसलिए उसमें उसके बहुत सारे कटिंग पॉइंट्स भी होते हैं। तो माइल्ड स्टील का तो नहीं बन सकता, क्योंकि उसको तो माइल्ड स्टील या मीडियम कार्बन स्टील ये सब चीज़ों को काटना होता है, थ्रेड बनाना होता है, इंटरनल थ्रेड। तो आप टूल स्टील, तो टूल स्टील का भी बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये टूटता बहुत ज़्यादा है। हाई स्पीड स्टील, दोस्तों ये जब ऑप्शन में हो तो आपको टूल स्टील पर नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हाई स्पीड स्टील से सबसे ज़्यादा बनाया जाता है और ये बहुत अच्छा इसका एज कटिंग एज बना रहता है, टूटता नहीं है ना, काफ़ी झटके को भी सहन कर सकता है। और आपको हाई स्पीड स्टील का जो रेशो है वो आपको मालूम होगा 18, 4, 1 और 0.7 का जो रेशो है वो बहुत कटिंग करने के लिए बहुत सक्षम होता है। ये टंगस्टन, क्रोमियम, वैनेडियम और कार्बन का जो मिश्रण है ये बहुत ज़बरदस्त मिश्रण होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत सही आंसर है इसका। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 151। ब्लाइंड होल के टेपिंग के लिए खालिस्तान टेप का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा कि ब्लाइंड होल क्या होता है। ब्लाइंड होल मतलब होता है ऐसा होल जो कि पूरी तरह से आर पार ना हो, अर्थात उसकी कुछ गहराई तक के सुराग है और वहाँ पे आपको टेपिंग करनी है। तो ऐसे जगह पे आप ऐसा टेप यूज करेंगे जिसके कम से कम दांतें, जिसके कम से कम टेपर लिड बोल सकते हैं आप, जिसके कम से कम दांतें में चूड़ी घिसे हुए हो। तो आपको पता है कि जो बॉटमिंग टेप होते हैं और टेपर टेप और इंटरमीडिएट टेप, तीनों टेप में अंतर आपको पता होगा। उसके दांतों के जो टेपर लीड होते हैं वो 4 डिग्री, 10 डिग्री और 20 डिग्री होता है। प्लग टेप में 2 से 3 दांतें टेपर होता है, तो निश्चित तौर पे हम प्लग टेप का प्रयोग करेंगे,
क्योंकि ये अधिक डेप्थ तक के थ्रेड बना सकती है और कम जगह बचता है जहाँ थ्रेड नहीं बनता है। ठीक है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे और इससे हम बहुत अच्छे से काफ़ी गहराई तक के थ्रेड बना सकते हैं। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस टेपर टेप में मालूम है आपको 7 दांते टेपर होते हैं और ये जो है वो 4 से 5 होते हैं और इसमें 1 से 2 दांते, तो निश्चित तौर पे इसका यूज करेंगे। आप इसमें ज़्यादा भ्रमित ना हो और भी सुन लीजिए। इसमें जो होते हैं वो 4 डिग्री टेपर, इसमें 10 डिग्री और इसमें टेपर लिड 20 डिग्री। टेपर लिड क्या होता है ये भी आपको बता दूं कि ये जो थ्रेड है मान लीजिए, ठीक है, तो लास्ट में जो टेपर होता है उसके साथ जो जहाँ से पूरी तरह से थ्रेड बनता है इसके बीच में एक एंगल बनता है, वो टेपर लिड होता है। जैसे जैसे टेपर बढ़ता जाता है उसके हिसाब से ये एंगल जो है कम हो जाता है। और 2 दांते रहेंगे तो वो 20 डिग्री रहेंगे, 7 दांते रहेंगे तो 4 डिग्री टेपर रहेंगे, टेपर लिड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, मैंने इसे सम्मिलित कर लिया है तो आप इसे याद रख सकते हैं दोस्तों। अब आप 152 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया था, टेपर टेप की कितनी चूड़ियाँ चैम्फर होती है। तो दोस्तों यहाँ आपको टेपर मतलब होता है फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप में कितने होते हैं दोस्तों, 6 या 7 जो थ्रेड है वो टेपर होते हैं। क्योंकि ये जब टेपिंग करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले ये टेपर भागे होल को पकड़ता है इस प्रकार से, तो उसको आसानी से होल को आसानी से वो टैपिंग करने में मदद करता है। उसके बाद आप सेकंड वाला इंटरमीडिएट चलाइए और लास्ट में आप फाइनल टेप को चलाइए, बॉटमिंग टेप को, और 100% थ्रेड बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 153 को देखेंगे। आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यदि आपको कोई भी समस्या आए तो मुझे कमेंट्स करिए, या नीचे मैं व्हाट्सअप नंबर भी सेंड कर रहा हूं दोस्तों, इस नंबर पे आप मुझे बताइए, मैं आपका सारे क्वेश्चन या सारे समस्या का समाधान करने का कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम 153 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। स्टड स्ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा कि टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए स्टड स्ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। ये कुछ इस प्रकार से होते हैं जिसमें आपको उसके नीचे वाला हिस्से टेपर में मिलेंगे, और कुछ हेलिकल टेपर में होते हैं और कुछ हेलिकल फ्लूइड्स होते हैं। और ये उसके होल, पहले तो एक स्टड के ऊपर एक होल बना लेते हैं और फिर इसको अच्छे से डाल के उसके अंदर, और आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जैसे जैसे घुमाते जाएंगे दोस्तों वो अंदर तरफ जाने लगता है और धीरे धीरे वो टाइट होते रहता है। ठीक है, जब टाइट हो जाता है तो फिर जो बोल्ट रहता है, जो टूटा हुआ बोल्ट है, वो भी उसके साथ आने लगता है बाहर। इस प्रकार से जैसे जैसे आप घुमाते रहेंगे उसे, वो पूरी तरह से निकल जाएगा। तो क्या करते हैं इससे, तो देखिए क्या करते हैं। फिनिश चूड़ियाँ काटने के लिए नहीं दोस्तों, ब्लाइंड होल में टेपिंग करने के लिए नहीं, टूटे हुए टेप या स्टड को निकालने के लिए हाँ निश्चित तौर पे। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, टूटे हुए टेप या स्टड को निकालने के लिए इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 154 देखेंगे। देखिए स्टड स्ट्रैक्टर पर चूड़ियाँ कटी होती है। दोस्तों मैंने कैसे बना के दिखाया, लेफ्ट हैंड बना के दिखाया। ये देखिए ये स्पायरल है, ये कैसा हुआ, ये लेफ्ट हैंड हुआ। तो किस प्रकार से कटी होती है, लेफ्ट हैंड। देखिए इसमें लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड मल्टी स्टड। तो काम क्या करता है, जब आप इसको लेफ्ट से घुमाते हैं, जैसे आपने नॉर्मल बोल्ट में क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो टाइट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थ्रेड। तो राइट हैंड में क्या होता है, घड़ी की दिशा में टाइट होती है, और जो लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है ना, उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज बोल्ट। तो उसको जैसे हम उल्टा घुमाएंगे तो वो टाइट होता है, तो हम उल्टा घुमाएंगे और हमारा जो स्टड टूटा है उसमें क्या है, राइट हैंड थ्रेड है, तो वो इजीली निकल जाता है। तो हम क्या लगाएंगे, लेफ्ट हैंड मल्टी स्टड थ्रेड। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब 155 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैट्रिक प्रणाली में टेप ड्रिल साइज ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने आपको ये क्वेश्चन करके दिखाया था पहले। TDS = TS - 2D ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। ये जो 2D है तो 2 के साथ क्या क्या जुड़ता है, ये डेप्थ आता है, तो 6-1 तो इसके साथ डेप्थ आ जाता है मैट्रिक थ्रेड में, और इसके साथ पिच आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा और सही आंसर जो होगा ये ऐसा होगा। अब इसमें कौन सा सही आ रहा देखिए, TDS = TS - 2 × 0.61 × पिच। ये जो 2D है ना दोस्तों, ये भी यदि एग्जाम में आता है तो ये भी सही है, और यदि ऐसा आता है तो भी सही है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाला बिल्कुल सही है, बाकी एक भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 156 को देखिए। BA टैब सेट में कितने टैब होते हैं? तो दोस्तों आपको ये बताना, जैसे कि हमने मेट्रिक थ्रेड बनाने के लिए टैब यूज करते हैं, उसमें तीन टैब होते हैं, टेपर टैब, बॉटमिन टैब और इंटरमीडिएट टैब। ठीक है ना, इसी प्रकार से BA में भी 2 टैब होते हैं। ठीक है, तो ये जब दोनों टैब आप चलाते हैं तो आपका थ्रेड कंप्लीट होता है। इस प्रकार से 156 नंबर का जो सही आंसर होगा वो B होगा। अब क्वेश्चन नंबर 157 देखिए। टेपिंग किए गए होल की परिशुद्धता चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको किसी होल का इंटरनल थ्रेड कैसे बनेगा? टेपिंग करने से इंटरनल थ्रेड बनता है। तो आपको चेक करना है तो किससे करेंगे? आप थ्रेड प्लग गेज से करेंगे। ठीक है, प्लग थ्रेड गेज कैसे होता है दोस्तों? ये कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे पीछे इसका थ्रेड बना होता है, दोनों साइड, एक साइड गो होता है और दूसरा साइड नॉट गो होता है। ये आपको पता होगा, गो और नॉट गो। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि इसका गो और नॉट गो के आधार पर ये लिमिट में है या लिमिट में नहीं है। इस प्रकार से हम ऑप्शन नंबर B को लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे। टेप ड्रिल साइज का व्यास होता है। तो दोस्तों टेप ड्रिल साइज का व्यास होता है, क्वेश्चन सुनने में आपको अटपटा सा लग रहा होगा। TDS मतलब टेप ड्रिल साइज का डाया क्या होता है? तो यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि जो डाया होता है उससे कम होता है। बोले कैसे? तो देखिए, आपको M10 का एक होल करना है दोस्तों, तो आपको कितने का ड्रिल चलाना पड़ेगा? तो एक एग्जांपल के तौर पे इसमें पिच जो होता है 1.5 होता है, तो आप ये 8.5 का चलाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, 8.5 का चलाते हैं। तो ये क्या हुआ? 10 के लिए आपने 8.5 चलाया तो क्या हुआ? कम हुआ कि नहीं हुआ? तो टेप ड्रिल साइज हमेशा जो टैप होता है उससे कम होता है। ठीक है, तो कितना कम होता है और कैसे होता है? देखिए, टेप के साइज से कम, दोस्तों यहाँ साइज से कम है, और एक ऑप्शन यहाँ है टेप के व्यास से कम। तो दोस्तों इसे हम सही लगाएंगे, क्योंकि टेप का व्यास जो है वो बिल्कुल सही है ना। डाया को हम व्यास बोलते हैं और व्यास से कम, तो ये ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर है। कुछ लोगों का ये विचार हो सकता है कि टेप का साइज से कम। दोस्तों साइज का मतलब यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है जितना क्लियर व्यास से मतलब डाया से हो रहा है, इसलिए हम इसके साथ जाएंगे, डाया के साथ। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 159 को देखते हैं। 159 एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बाहरी थ्रेड बनाना है तो आपको क्या प्रयोग करना चाहिए? डाई। इंटरनल करना है तो क्या यूज करना चाहिए? टेप। और एक्यूरेसी में करना है तो रीमर। अब हम 160 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डाई चेजर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एक बहुत हिट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में आता ही है और आते ही रहता है। तो आपको यहाँ पर चूड़ी साफ करने के लिए देखिए है क्या दोस्तों। अब हम 160 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डाई चेजर का प्रयोग किया जाता है। तो आपने सुना होगा कि थ्रेड को साफ करने के लिए डाई चेजर का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि चेजर जो है उसको कहाँ पे कैसे यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसका प्रयोग लेथ मशीन के ऊपर करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 161 को देखिए। डाई नट का प्रयोग किया जाता है। तो डाई नट का प्रयोग आपने सुना है। डाई नट एक प्रकार के नट होता है जो कि पतले से पतले साइज के स्टड वगैरह में थ्रेड काटने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आएगा 3 मिलीमीटर से कम साइज की चूड़ियाँ काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चेजर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो चेजर का प्रयोग पुराने थ्रेड या खराब डैमेज थ्रेड को सही करने के लिए, सुधारने के लिए किया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 162 को देखते हैं। बाहरी चूड़ियों की परिशुद्धता चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने अभी इंटरनल थ्रेड को तो प्लग गेज से किया था और यहाँ उल्टा हो जाएगा उसका। प्लग के उल्टा क्या होता है दोस्तों? रिंग गेज। तो आपको जब बाहरी थ्रेड यूज करना है यदि आपको बाहरी थ्रेड चेक करना है तब आप रिंग गेज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए आपको प्लग गेज का प्रयोग करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 163 को देखिए। बाहरी चूड़ी काटने के लिए ब्लैंक साइज की गणना के सूत्र क्या है?
दोस्तों ब्लैंक साइज के ऊपर मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बना के हमारे चैनल या आपके चैनल में डाला है दोस्तों, इसे आप देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ब्लैंक साइज, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे डी लिखना है, डी मतलब होता है दोस्तों डाया, माइनस पी अपन 10, ये आपको लिखना है। देखिए ये सही यहाँ आपको मिल रहा है क्या, देखिए ये होता है दोस्तों, यहाँ पे आप ब्लैंक साइज लिख सकते हैं, ब्लैंक साइज इक्वल टू डी माइनस पी अपन 10, ये इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, ब्लैंक साइज इक्वल टू डी मतलब डाया, माइनस पी अपन 10 मतलब होता है पिच बटे 10। यहाँ पे पिच आपको गुणा करना है, मतलब जो भी पिच रहेगा आप लिखिएगा, फिर से भाग करना और डाया में से माइनस कर देना। ये बहुत खूबसूरत एक क्वेश्चन है और इसको मैंने बहुत अच्छे से इसके बारे में डिटेल्स बताया आपको, आप देखिए ज़रूर। अगला क्वेश्चन देखने के लिए तैयार हो जाए दोस्तों। 164 नंबर क्वेश्चन, सरफेस का हाई स्पॉट हटाने के लिए, जो सरफेस होता है किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर से हाई स्पॉट हटाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, कि ग्राइंडिंग मशीन करते हैं, स्क्रैपर करते हैं, या छेनी या फाइल। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि फाइल, छेनी, ग्राइंडर जो भी है उससे उतना एक्यूरेसी में नहीं हो सकता जितना स्क्रैपर से हो सकता है। आपने देखा होगा स्क्रैपर का प्रयोग अधिकतर मशीन के बेड में भी करते हैं, तो स्क्रैपर से बहुत अच्छे से हाई स्पॉट को, जो उठे उठे जो टीले टीले होते हैं, हील वैली जो बोलते हैं हम लोग, वो हील को हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं। बेयरिंग सतह पर स्क्रैप करने के लिए कौन सा स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ बताना है कि बेयरिंग के जो सरफेस होते हैं, आपने सुना होगा कि बेयरिंग किस प्रकार से होते हैं, हाफ राउंड, ठीक है, इस प्रकार से बड़े बड़े बेयरिंग होते हैं। उसके सरफेस में आपको स्क्रैपिंग करना है, तो कौन सा स्क्रैपर का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पे आप प्रयोग करेंगे हाफ राउंड स्क्रैप, ठीक है, हाफ राउंड स्क्रैपर। अगला क्वेश्चन देखिए 166, स्क्रैपर बनाए जाते हैं, आपको ये बताना है कि स्क्रैपर कौन सा मेटल का बना होता है। तो दोस्तों आपने एग्ज़ाम में देखा होगा ये जो क्वेश्चन है कई बार आता है, और आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पे जो है टूल स्टील नहीं आता और लिखा आता है कि पुराने फाइल से। तो दोस्तों फाइल कौन सा मेटल का बना होता है, तो आप यही कहेंगे कि टूल स्टील का। और टूल स्टील क्या है, तो जिस स्टील में 1.06 से 1.20% तक कार्बन होते हैं उसे टूल स्टील के नाम से जाना जाता है। टूल स्टील को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में एक बहुत अच्छा वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे टूल स्टील का प्रयोग करके हम स्क्रैपर को बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ टिप को ऐसा स्क्रैपर रहता है, ये हैंडल है मान लीजिए, इसके सामने वाले जो टिप है उसी को खाली टूल स्टील का बना देते हैं, और ये माइल्ड स्टील या कोई हार्ड मेटल का, मीडियम कार्बन स्टील का ये बना देते हैं। ठीक है, तो हम इसे 1 नंबर को टिक लगाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देखिए 167 नंबर 167, स्क्रैपर द्वारा सामान्यतः एक पास में कितनी धातु काटी जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक पास में, ना कि अलाउंस बताया गया, आपको एक पास में कितने धातु हटाना है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे चीजल से धातु को हटा सकते हैं, स्क्रैपर से भी ऐसे ही हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते ना, बिल्कुल नहीं हटा सकते। तो हमें एक पास में हटानी है 0.005 से 0.07 मिलीमीटर तक। ठीक है, अब इतने मात्रा में धातु हटाइए, उससे ज़्यादा नहीं हटाए, क्योंकि उससे ज़्यादा हटाएंगे तो फिर उसका सरफेस जो है वो एक्यूरेसी में नहीं बनेगा और उबड़ खबड़ बनेगा, कोई काम का, स्क्रैपिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। अब आप क्वेश्चन नंबर, दोस्तों जो भी क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सिर्फ शब्दों के जालों में मत फंसिए। आप तो इंग्लिश में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपको डाटा मालूम है, आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम है, तो आप अंग्रेजी में भी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं बेसिक लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लैट स्क्रैपर की धार बनाई जाती है। तो आपको ये बताना है कि फ्लैट स्क्रैपर, यदि मान लीजिए स्क्रैपर है उसका धार खराब हो जाए तो आपको किससे बनाना चाहिए, क्या फाइल से बनाना चाहिए, या ऑयल स्टोन से बनाना चाहिए, या होनिंग के द्वारा, या कीपिंग के द्वारा। तो दोस्तों आप ये फाइल वाइल जो भी होनिंग सुन रहे हैं ना, ये कोई काम का नहीं है स्क्रैपर के लिए। ऑयल स्टोन आपने सुना होगा, एक इस प्रकार से होता है, एक साबुन की तरह दिखता है, हालांकि साबुन के जैसे तो नहीं है, थोड़ा सा काला कलर के होते हैं और उसमें 2 लेयर होता है, एक यहाँ मोटे रफ वाला ग्रीन या ग्रेड साइज होता है एब्रेसिव का, एक फाइन वाला होता है। तो आप इससे
उसका सतह बना सकते हैं। आपने देखा होगा या बढ़ाईगिरी या कारपेंटर वाले के पास निश्चित तौर पे ऑयल स्टोन मिल ही जाता है, क्योंकि उनके जो टूल्स होते हैं उनमें निश्चित तौर पे धार लगाते हुए आपने देखा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 169 को देखते हैं दोस्तों। ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण कितना होता है? तो ये क्वेश्चन को मैंने आपको बताया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं। ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण कितना होता है? तो ड्रिल ग्राइंडर गेज होता है कैसे, मैं आपको यहाँ चित्र बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे किस प्रकार से एक स्केल होता है और दूसरा स्केल इस टाइप से जुड़ा होता है। यहाँ पे टाइट करने के लिए व्यवस्था रहता है, इसमें मार्किंग किया हुआ रहता है और यहाँ भी रहता है। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए आपको आमतौर पे 118 डिग्री का ड्रिल करना है, ग्राइंडिंग करना है, तो आप यहाँ पे सेट करिए और 121 डिग्री में सेट करना होता है ये एंगल गेज को। और सेट करने के बाद आप यहाँ से ड्रिल को पकड़िए, इस प्रकार से हाफ लीप को नापिए, 59 डिग्री होगा ये। यदि ये 59 डिग्री 121 डिग्री में ये सेट करते हैं तो ये बनता है 58 डिग्री। कितना डिग्री? 58 डिग्री। उसी प्रकार से आप दूसरे लिप को घुमा दीजिए, फिर से इधर से एक लिप बनेगा और ये भी 58 बनेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितने का बन जाएगा? 118 डिग्री। तो ड्रिल कितने का होता है आमतौर पे? 118। तो ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों? 121 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ड्रिल एंगेज गेज 121 डिग्री में ही होता है। तो चलिए हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ड्रिल बनता है 118 डिग्री का, गेज होता है 121 डिग्री का, क्योंकि ये यहाँ के एंगल के बारे में बात कर रहा है, जबकि आपको तो ये वाला एंगल मिल रहा है। कौन सा वाला? ड्रिल के लिप एंगल बन रहा है। दोनों लिप जब मिलते हैं तो कटिंग एज बन जाता है। एक साइड का लिप बनता है 59 डिग्री में, दोनों साइड का लिप मिलकर बनता है कटिंग एंगल, जो कि होता है 118 डिग्री। ओके, चलिए दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। 118, 59, 150 और 121। तो यहाँ दोस्तों 121 डिग्री। इसके विश्लेषण मैंने आपको दिखाया। भूमिगत ड्रिलिंग हेतु ड्रिल का पॉइंट कौन होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन DRDO में आ चुका है, इसरो में भी आ चुका है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको भूमिगत मतलब होते हैं जो ड्रिलिंग वगैरह करते हैं, ज़मीन को खोदते हैं। जो आपने देखा होगा खनिज को खोदने के लिए बहुत सारी जगह तरह तरह के मशीनें लगाया जाता है, तो उसके पास जो मशीन होते हैं वो 118 डिग्री में होता है। दोस्तों कभी यदि 118 डिग्री ना रहे तब आप 125 या 130 डिग्री के साथ जाइएगा, नहीं तो आमतौर पे 118 डिग्री ही रखा जाता है। इसे आप ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। अब तो चलिए अब हम 171 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डायमंड पॉइंट छेनी मतलब चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये BHL के एग्जाम में 2011 में आया था। डायमंड पॉइंट, जैसे कि नाम से आपको लग रहा है डायमंड, तो यहाँ डायमंड से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जैसे कि आप डायमंड का जो क्रिस्टल होता है उसको तोड़ने से जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री में बनता होगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि डायमंड जो है वो क्रिस्टल में बनता है, तो ये 60 डिग्री में बनता है। बस उसी से इसका नाम है। ये जो चीजल होता है वो 60 डिग्री के एंगल में इसका कटिंग एज बनता है। और ये इसका यूज जो है बहुत स्पेशल है। यदि आपको बड़े बड़े कास्ट आयरन के पाइप वगैरह को पार्टिंग करना है तो आप इसका प्रयोग करें। कैसे? तो देखिए कैसे, मैं वो बता देता हूँ आपको। ये पाइप है और इसको बड़े पाइप है, ये मान लीजिए 2 मीटर का पाइप है, इसको पार्टिंग करना है। तो क्या करते हैं, ये 60 डिग्री वाले जो एज रहते हैं यहाँ से ये हल्का हल्का पूरे राउंड में खोद देते हैं, और हल्का से जब मारते हैं एक साइड में तो टूट जाता है। जिस होगा राजमिस्त्री लोगों के पास एक करनी होते हैं, उससे ईंटों को लगातार राउंड में घुमा घुमा के मारते हैं, और उसके बाद फिर एक बार एक साइड में जोर से मारने के बाद वो पूरी तरह से अलग हो जाता है। उसी प्रकार से इसका प्रयोग भी हम डायमंड छेनी का प्रयोग भी मोटे मोटे कास्ट आयरन के पाइप को पार्टिंग करने के लिए या किसी जॉब के कॉर्नर को शार्प बनाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा C नंबर सही आंसर। ठीक है, अब 172 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बेयरिंग में नालियाँ बनाने के लिए हाफ राउंड नोज पॉइंट चीजल का कटिंग एंगल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ये बताया गया है कि बेयरिंग के जो नालियाँ होते हैं कौन से बेयरिंग में होते हैं, तो ये होता है पेडेस्टल बेयरिंग या शेल बेयरिंग। जो बड़े बड़े आकार के बेयरिंग होते हैं उसे पेडेस्टल या शेल बेयरिंग कहते हैं। ये हाफ राउंड आकार में होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हाफ राउंड नालियाँ काटना पड़ता है। तो इसमें जो छेनी का प्रयोग करते हैं वो कैसे होता है, हाफ राउंड होता है, और उसके जो एंगल होते हैं, क्योंकि नालियाँ नहीं काटेंगे तो उसमें लुब्रिकेशन कैसे होगा। लुब्रिकेशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये शाफ्ट है, दोनों साइड से बेयरिंग के, एक ऊपर से एक नीचे से,
बीच में ऑयल नहीं रहेगा तो फिर वो सीज हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, ये गर्म होके हीट होके मेल्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑयल के लाइन बना जाता है और ये जो है वो जिगजैग टाइप के इस प्रकार से बनाया जाता है ऊपर नीचे, ताकि ऑयल लगातार इसमें चलता रहे। तो ये इसके एंगल बताना है कि जो हाफ राउंड नोज चीजल होता है उसका एंगल होता है 45 डिग्री। ठीक है, तो आप इसमें 45 डिग्री को लगाइए, 45 डिग्री। अब देखिए पतली शीट, चमड़ा आदि से वाशर काटने के लिए कौन सा चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो आपने एक काऊ माउथ चीजल का नाम सुना होगा, जिसके नीचे वाले जो हिस्से है वो काऊ के मुंह या नथुने के जैसे होता है। तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है दोस्तों, ये बहुत शार्प होता है या पतला होता है। तो इससे क्या करते हैं हम, छोटे छोटे आकार के या शॉर्ट मेटल में से ऐसे छोटे छोटे पंच मारते हैं। यहाँ पे पंच बोले तो चीजल से ऐसे धीरे धीरे कट मारते हैं, और कट मारने के बाद हमको जो एक पूरा सिलेंड्रिकल या पूरे सर्कल में एक हम जितने भी बड़ा या छोटा चाहे उतने बड़े हम वाशर को काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम काऊ माउथ चीजल का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 175 को देखते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन को देखिए, वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप ध्यान से देखिए, ये एक जॉब है। मान लीजिए आपको यहाँ के बीच का एक टुकड़ा उड़ाना है या इस टुकड़े को हटाना है। ये पार्ट ए है और पार्ट बी को हटाना है। आपने जो फिटर के लोग हैं उनने ITI में ये जॉब बनाया होगा, ये टुकड़ा हटाना है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ चेन ड्रिलिंग करेंगे, ऐसा इस टाइप से 3 4 5 6 जितना नज़दीक कर सकते। करने के बाद एक इस प्रकार से एक छेनी आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेब चीजल। इसकी ये कटिंग पॉइंट होता है और ये जो दोनों हिस्सा है ये दोनों होल में चला जाता है। तो ये होल में गया, ये गया, और बाकी बीच वाला हिस्सा जो है यहाँ से कट करता है या काटता है। तो इस प्रकार से चेन ड्रिलिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो लगातार ड्रिल किया हुआ है इसे चेन ड्रिलिंग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है, वेब चीजल का प्रयोग चेन ड्रिलिंग में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 176 देखिए, कैप चीजल में ISI के अनुसार इसका कटिंग एज की चौड़ाई होती है। तो दोस्तों जो क्रॉस कट चीजल है उसका दूसरा नाम कैप चीजल भी है। तो उसके जो यहाँ पे जो कटिंग एज की चौड़ाई है वो स्टैंडर्ड है। तो दोस्तों कैप चीजल को हम क्रॉस कट चीजल भी बोलते हैं, और इसकी जो कटिंग एज है वो स्टैंडर्ड है ISI के अनुसार, वो है 4 से 12 मिलीमीटर जो है उसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, इसके कटिंग एज की चौड़ाई ये आपने सुना होगा, है ना। फ्लैट चीजल से ये कम होता है क्योंकि इससे कीबे वगैरह काटने का काम आता है। तो इसका सही जवाब है 4 से 12 मिलीमीटर। अब हम 177 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। काऊ माउथ तथा साइड कट चीजल का फोर्जिंग कोण कितना होता है। तो दोस्तों आपने फ्लैट चीजल और क्रॉस कट चीजल के बारे में सुना होगा कि 30 डिग्री फोर्जिंग कोण होता है। फोर्जिंग कोण क्या होता है, मान लीजिए ये चीजल है, इस टाइप से चीजल होता है, यहाँ से इस टाइप से चीजल है, और ये कटिंग एज है। तो दोस्तों ये तो नीचे वाला तो कटिंग एंगल है, और ये जो टेपर है ये फोर्जिंग एंगल है। यदि इसको आप यहाँ से लेके आगे जाके मिला देंगे तो आमतौर पे फ्लैट चीजल और क्रॉस कट का 30 डिग्री होता है, और काऊ माउथ चीजल और साइड कट का ये होता है 25 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 25 डिग्री। क्वेश्चन आप याद रखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल्स दे रहा हूँ, इसलिए आप इसे याद रखिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, चीपिंग के लिए साधारणतः कौन सा हैमर का प्रयोग करना चाहिए और भार कितना होना चाहिए। तो चीपिंग के लिए आपको बॉल पेन हैमर का प्रयोग करना चाहिए, जो कि 750 ग्राम मतलब 0.75 kg का होता है या होना चाहिए। तो आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, 0.75 kg। ठीक है दोस्तों, ये सबसे उचित और उपयुक्त है। अब आप क्वेश्चन नंबर 179 को देखिए। कोल्ड छेनी के हेड को कितने डिग्री के कोण में चैम्पर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कोल्ड छेनी के जो हेड होता है, आपने हेड के बारे में सुना होगा, कोल्ड छेनी के बारे में भी सुना होगा, जो ठंडे अवस्था में कार्य करने के लिए जिस छेनी का प्रयोग किया जाता है उसे कोल्ड छेनी या चीजल कहते हैं। ये तो आपने निश्चित तौर पर सुना होगा, लेकिन दोस्तों आपने क्या ये सुना है क्या कि उसके जो हेड होते हैं उसमें भी कुछ चैम्पर होते हैं। किस प्रकार से चैम्पर होते हैं, तो मैं आपको यहाँ एक चित्र बना के दिखाता हूँ। देखिए ये एक छेनी है, और ये जो चैम्पर है यहाँ पे आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चित्र आपको दिख रहा है, इस चित्र में आपको ऊपर वाला हिस्सा दिखाया गया है, और ये वाला हिस्से में ये जो चैम्पर है ये आपको बताना है कि ये कितने डिग्री में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो 10 से लेकर 12 डिग्री इसका
सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और विलुप्त टाइप के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको वैसे आसानी से मिलता नहीं है, इसे आप ध्यान से देखते रहिएगा। मैंने इस आपके लिए बहुत मुश्किल से एक एक क्वेश्चन को संग्रह किया है, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों 180 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रैपर का हार्डनेस होता है, यहाँ पे आपको हार्डनेस के बारे में पता होगा कि HRC होता है, तो कितना HRC वो आपको बताना है कि स्क्रैपर का HRC कितना होता है। तो दोस्तों जितना फाइल का होता है उतना ही स्क्रैपर का होता है, फाइल में भी इतना होता है, स्क्रैपर में भी इतना ही होता है, 60 से लेकर 65 HRC। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं 180 नंबर क्वेश्चन। स्क्रैपर का हार्डनेस होता है 49। क्वेश्चन नंबर 180 को देखिए। स्क्रैपर का हार्डनेस होता है, तो दोस्तों जितना फाइल का होता है, क्योंकि फाइल से स्क्रैपर भी बनता है, तो फाइल में जितना HRC होता है, हार्डनेस ऑफ रॉकवेल, और इसके जो C स्केल है वो है C, तो इसका जो हार्डनेस होता है वो 60 से लेकर 65 HRC होता है। तो जितना फाइल में इसका भी उतना ही होगा, आप इससे निश्चिंत रहिए, आप इसे ध्यान रखिए। फाइल का हार्डनेस होता है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं 60 HRC से लेकर 64 HRC। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। 49 से 56 HRC, 53 से 59 HRC, 60 से 65 या कोई अन्य। तो यहाँ पे आपको निश्चित तौर पे समझ में आ रहा होगा कि 60 से 65 इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए 182 नंबर। इंटरमीडिएट टैप का टेपर लिड कोण कितना होता है। तो इंटरमीडिएट टैप कौन सा है नंबर का है दोस्तों, दूसरा नंबर का। तो मैं पहले नंबर का बताया था 4 डिग्री, दूसरा का 10 डिग्री और तीसरा का जो है वो 20 डिग्री। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, 10 डिग्री। ठीक है, क्योंकि टेपर लिड जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो ये 4 पहला वाला, दूसरा वाला 10 और तीसरा वाला 20, तो ये हो गया हमारा 10 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए 183। स्पेंडल के टेपर साइज से बड़े साइज का ड्रिल। आपके पास मशीन का स्पेंडल है ड्रिल मशीन में, और आपको मान लीजिए ये MT2 का है, MT मतलब मोस्ट टेपर 2 का है, और आपको उससे बड़े साइज का ड्रिल यूज करना है MT4 का। कितने का दोस्तों, MT मतलब मोस्ट टेपर 4 यूज करना है। अब आपको कौन सा या साधन यूज करेंगे जिसको हम एक्सेसरीज बोलेंगे कि हम उससे भी बड़ा साइज का ड्रिल यूज कर सके, तो निश्चित तौर पे छोटे साइज का ड्रिल यूज करना है तो स्लीव यूज करेंगे, और बड़े साइज का करना है तो सॉकेट का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सॉकेट। तो ये था हमारे 183 नंबर का क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया, यदि कोई समस्या आ रही है तो मुझे बताइए, और यदि बहुत अच्छा लगा आपको तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि मैं लगातार आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, आपको मेरे हर एक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, और आप हमेशा देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।